इसके अलावा एक और बैलेंस इक्वेशन लिखा था यहाँ पे 2p2o4 प्लस यहाँ 7 था 9 था 7 इज इक्वल टू 2o3 ये था ना। अरे यही था। उसके बाद ये एक बैलेंस इक्वेशन। सवाल ये उठता है कि हम कौन सी बैलेंस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ऐसी कितनी बैलेंस इक्वेशन लिखी जा सकती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिख के दिखाएं? लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ऐसे कोई इशू नहीं है। देखो टेक्निकली क्या है, ये एक रिएक्शन है P4O2, P4 प्लस O2 की एक रिएक्शन है, ये P2O3 बना रहा है। और इसको अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 है। फास्फोरस और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके P2O3 बना रहे हैं, और सेम फास्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करके P2O5 भी बना रहे हैं। और ये दो अलग अलग रिएक्शन है, इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसे बैलेंस होगा। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है टेक्निकली ये दोनों रिएक्शन का सम है। तो अगर इसमें ए से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और इस रिएक्शन में मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करूँ, तो P4 के आगे यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे बी, टोटल जोड़ के कितना आएगा ए प्लस बी प्लस O2 के आगे क्या आएगा 3A प्लस 5B इज इक्वल टू इसके आगे क्या आएगा 2A P2O3 प्लस P2O5, यही आ रहा है। और ए और बी की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो ये अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। ए की और बी की कितनी वैल्यूज अपन लिख सकते हैं? ए को 1 रखो, 2 रखो, 1/2 भी रखोगे तो 3/2 रखो, 5/2 रखो। बी को भी कुछ 1 2 3 4 5 6 और या 1/2 2/2 ऐसे लिख। हर बार एक अलग इक्वेशन, हर बार। क्या दिख रहा है? तो अपने पास कोई बैलेंस इक्वेशन है नहीं बेसिकली। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए पहला कंडीशन क्या था? बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन रहेगा तभी तभी अपन वो मोल कॉन्सेप्ट वाले जो रूल लगा पाएंगे। कैसे करेंगे? कोई आइडिया है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? पीओएसी। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? पीओएसी। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीओएसी। कभी पीओएसी का नाम सुने हो? कभी नहीं सुने? देखो, जब भी कभी तुम्हारे पास बैलेंस इक्वेशन ना हो या फिर बैलेंस इक्वेशन तुम्हें याद ना हो और या फिर आलस की वजह से बैलेंस इक्वेशन लिखने का मन ना करे, ऑल केस हम क्या लगाते हैं? पीओएसी लगा। ठीक है। बस कंडीशन ये है कि रिएक्शन 100% होनी चाहिए। नहीं भी होते तो भी लगा सकते हैं, और 100% हो रही है तो अच्छा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखो, पीओएसी के अंदर एनी रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम, number of atoms inside the reactant, number of atom inside the reactant, and product
ऑलवेज बी इक्वल, ऑलवेज। रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिए थे, क्या क्वेश्चन दिए थे याद आ रहा है? क्वेश्चन लिखे हो कि नहीं? कितने लोग पिछली क्लास में नहीं थे? बहुत सारे लोग नहीं थे। तो आई होप कि उन सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी हो। देखी हो ना? नहीं देखा तो फिर खास समझ में नहीं आएगा। तो फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, इनके बीच में रिएक्शन करके क्या बन रहा है? P2O3 और P2O5, यही है। और फास्फोरस के जो जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं वो कितना दिए हैं? 3:, कितना? 13 ना? 3:13 का है, मतलब इसका अगर 3 मोल है, इसका कितना मोल रहा होगा? इस क्वेश्चन को करने के 4 मेथड, 4 इनफाइनाइट है, पर मैं 4 बताऊंगा यहाँ पे। तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे उससे यूज करना, हमेशा सही आंसर है, सबसे सही आएगा। ठीक है? पहला मेथड है पीओएसी से। ठीक है? जब भी पीओएसी से करने जा रहे हैं ना, अपने को बैलेंस इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या वहाँ पे कोई बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो बैलेंस है कि नहीं है बे? बस तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दो। रिएक्टेंट है P4 और O2, और प्रोडक्ट में क्या है? P2O3 और P2O5। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? क्या अपने को बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं तो काहे लिखेंगे? वो भी नहीं करेंगे जो करना है। क्या वहाँ 4 लिख देते हैं? नहीं करेंगे पहले। क्या? मान लो इसका A मोल बना है और इसका कितना मोल बना, ये तो मान ही सकते हो। अब ये बताओ कि फास्फोरस के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? फास्फोरस का मोल कितना है? 3 मोल। और एटम कितने हैं? अगर 1 मोल रहता फास्फोरस तो उसमें 4 एटम होते। 3 मोल रहेगा तो कितने एटम रहेंगे? फास्फोरस के कितने एटम हैं? 12 मोल एटम। दिख रहा है? प्रोडक्ट साइड में इसमें फास्फोरस के कितने एटम हैं? 2 मोल। और उधर कितने हैं? 2b। तो टोटल मोल कितने हैं? 2a + 2b। प्रोडक्ट साइड में 2a + 2b है, और रिएक्टेंट साइड में कितना है? 12 मोल। कौन ज़्यादा होगा? दोनों बराबर होंगे। पीओएसी यही तो कहता है। फास्फोरस के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे, प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम होंगे? उतने ही एटम। ठीक है? अच्छा, ऑक्सीजन के कितने एटम है जरा बताना आप? 26। और उधर कितने हैं जरा बताना? Da + 5b। कौन ज़्यादा होगा? अब कितने इक्वेशन है बे? 2। और कितने अननोन है? कितना दिन लगेगा सॉल्व करना? तो ये सॉल्व करो और बताओ ए की वैल्यू, ए और बी की अलग अलग वैल्यू कितनी? बाकी लोगों को भी कर लेने दो। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालना पूरी तरह से मैथमेटिकल चीज़, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं, खुद से करना है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे बोलना। 2। और बी की वैल्यू 4। तो A/B का रेशियो ही तो पूछा था, कितना आएगा? 1:2।
ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए? छापना नहीं बे, सॉल्व करके निकालना। निकालो अपने से। ए और बी की वैल्यू नहीं निकलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो तुम्हें खुद से निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने आता है ना? ऐसे मुझे लगता है ऊपर वाले में अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ तो a+b = 6 आता है। आता है ना? और 3a+3b जो होगा वो 18 आएगा। तो और नीचे वाले में से घटा दो। 2b = 26 - 18 मतलब 8। तो b = 4 आएगा। पंद्रह सेकंड में अभी जस्ट मैंने किया सॉल्व कर। तुम तो आधे मिनट में कर ही सकते हो। निकाल लिया वे? कितने लोग ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 निकाल लिए? बाकी लोग जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो पहला मेथड हुआ। एक और मेथड है दूसरा। इसको बैलेंस इक्वेशन से ही करते हैं क्योंकि अपने को बैलेंस इक्वेशन से करने की आदत है। तो एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। और अपने पास कोई एक बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है भैया? है ना? ये बैलेंस किया था। क्या ये इक्वेशन एक जनरलाइज बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है? अब है ना? P4 और O2 का रेशियो कितना दे रखा है? 3:13। और इस इक्वेशन के हिसाब से P4 और O2 का रेशियो कितना आना चाहिए? a+b/3a+5b। यही आ रहा है? कौन ज़्यादा होगा? दोनों बराबर। कितने इक्वेशन है? दो। तो एक इक्वेशन, एक ही तो इक्वेशन। और कितने अननोन है? तो सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे? नहीं। ए और बी की अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बे? अगर थोड़ी सी भी मैच आती है तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। तीन अननोन के लिए तीन इक्वेशन और एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए। यहाँ तो एक ही इक्वेशन और दो अननोन है। वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी पर रेशियो निकल जाएगा क्या? बिल्कुल रेशियो जरूर निकल जाएगा। और रेशियो निकाल के बताओ, देखो a/b कितना आ रहा है? अभी जस्ट किया है। 1/2 आएगा। करके देख। तुम छापना नहीं, इसके बाद से छापे बहुत मारूंगा। तो बाद से इसको सॉल्व करके a/b की वैल्यू बताओ। जल्दी बताओ। कर लिया। 1/2 आ रहा है।
इसको करने का एक और तरीका, इसको मैं इलीगल मेथड बोलता हूँ। इलीगल मेथड क्यों बोलते हैं इसको? लगाओगे जल्दी से आंसर आ जाएगा, पर इसको किसी को बता नहीं सकते। क्या मतलब, सब्जेक्टिव पेपर में इसको नहीं कर सकते और ऑब्जेक्टिव में लगा सकते। और तुम लोगों को तो ऑब्जेक्टिव देना है ना वे, बहुत आराम से लगा सकते। एक इक्वेशन लिखो, P4O2 इज इक्वल टू P2O3 प्लस P2O5 की। और इसमें जो रेशियो दे रखा था 3:13, 3:13 ना, पहले से ही इनके कोफिशिएंट 3 और 13 लिख लिया। और इसके बाद इस इक्वेशन को बैलेंस करो, बिना 3 और 13 को चेंज किए बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है। अभी जस्ट किया। P2O3 और P2O4 का रेशियो कितना आ रहा है, दिख रहा है ना बे? और एक चौथा तरीका, तो बहुत ही बेसिक कन्वेंशनल मेथड है, जो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ करना। देखो ध्यान से, P4 प्लस O2 का रिएक्शन कराना, P2O3 बनेगा, 2 लिख सकते। और फिर P2O3, वही P2O3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो 5 बनाता है। अब एक बात बताओ, इसका कितना मोल दिया था, 3 मोल है, और इसका 13 मोल। बैलेंस है कि नहीं? अब बैलेंस, ये सारे दोनों इक्वेशन बैलेंस है। इसका 3 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, 13 मोल। अरे 1 मोल से इसका कितना रिएक्ट करता है, 3। 3 मोल से कितना करेगा, 9। तो इसका कौन लिमिटिंग रेजेंट है यहाँ पे, फास्फोरस की ऑक्सीजन। कौन पूरा रिएक्ट कर जाएगा, फास्फोरस है ना। फास्फोरस जब पूरा रिएक्ट करेगा 3 मोल, तो इसका कितना बचेगा। और अगर इसका 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, 9 मोल। तो कितना बचा ऑक्सीजन का, 4 मोल बचा। और इसका कितना बनेगा 3 मोल से, अरे इसके 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 3 मोल से 6 मोल बनेगा, यही बनेगा ना। और अगले स्टेप में यहाँ पे 6 मोल होगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना, 4 मोल। और अब यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट कर जाएगा, और P2O3 किससे रिएक्ट करेगा, 4 मोल। और इसका कितना बनेगा, 4। तो इसका कितना बचा बे, और इसका 0, और इसका 4। तो क्या कोई रेशियो बता सकता है आफ्टर द रिएक्शन, 1/2। दिख रहा है ना बे? 4 मेथड है, किससे करना आसान है, इलीगल। हाँ पता है मुझे, तुमने इलीगल चीज़ें ही अच्छी लेंगे। और किससे सही आंसर आ रहा है, चारों से सही आ रहा है। एग्जाम में किससे करोगे, हमारी मर्जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, करो उसको सर। 1 और 3, 1 और 3 में ऐसा करो कि 4 से मल्टीप्लाई। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12। तो तुम्हें 4 और 12 के बीच में कोई नंबर बताना है जो ऑड हो। 7 ठीक है, 7, 9 कुछ भी कर लो, तू बोल। 9 ठीक, 9 पे डन कर। देखो, क्लोरीन एंड आयोडीन, chlorine and iodine, Cl2 and I2 are mixed in a container. The molar ratio 9 na, 9:4.
9. Calculate. Calculate ratio of ICl and ICl3 form. Assuming there is no reactant left. Assuming there is no reactant left. जल्दी करो. कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब लोग निकालो. कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? किससे करना चाहते हो? पीओएससी से? पीओएससी से करते हैं. देखो पीओएससी ना एक ऐसा ट्रिक है जिसको यूज करके बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन को अ, एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है. एक लाइन में. देखते हैं. तो Cl2 और I2 आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ICl और ICl3. यही ना? 3 बोला था ना, 2 बोला था? 3 बोलेंगे तभी सही आंसर आएगा. बैलेंस तो नहीं है, पर इसका कितना मोल था? 9 और इसका 4 है ना. अब मान लेते हैं कि इसका कितना मोल है? A और इसका कितना मोल है? B. बता सकते हो कि आयोडीन के एटम्स कितने हैं इस साइड? 8. और उधर कितने हैं बे? A प्लस B. दिख रहा है ना? कौन ज्यादा होगा? दोनों बराबर. और क्लोरीन के इस साइड कितने एटम हैं? 18. और उधर कितने हैं बे?
ए प्लस 3b। कितने इक्वेशन हैं? 2। और कितने अननोन है? कितना दिन लगेगा सॉल्व करने में? तो ए कितना आएगा? 2, 3, और बी कितना आ रहा है? 5। तो ए बाई बी कितना आएगा? 3/5। ये आंसर है, 3/5। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से 3/5 आंसर निकाल लिए? सब हाथ नहीं उठा रहे। बाय द वे, ये क्वेश्चन आईआईटी में है, आईआईटी में। तो ऑब्वियसली नीट में आएगा तो इससे आसान ही आएगा। ठीक है, तो ये तो खैर आईआईटी का क्वेश्चन था, मैं अपना क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, तुम लोग को याद है कई साल पहले मैंने एक पॉलीथीन बनाने का मेथड बताया था, याद है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वही क्वेश्चन मैं दोबारा दे रहा हूं, लेकिन पिछली बार रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री से किया था, इस बार हम इसको किससे करेंगे? पीओएससी से। लिखो, कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन, वेट ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीथीन में प्रोड्यूस्ड बाय 6.4 kilograms, 6.4 kilograms of calcium carbide, of calcium carbide। करो, रिएक्शन नहीं लिखा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली क्योंकि जब तुम पीओएससी कर रहे हो तो तुम्हें बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें इक्वेशन की भी जरूरत नहीं। करो, मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, फाइनल आंसर बता देता हूँ। 2.8 किलोग्राम बनेगा, और ये तुमने निकाला होगा। निकाला है कि नहीं निकाला है? पीछे पलट के देख ले कितना आ रहा है। 2.8 किलोग्राम। वैसे छापना तो नहीं था, पर चलो मैं बता दे रहा हूँ। बोल का रेशियो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तुम्हें वो तो याद है ना कि मैंने रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री से कैसे इस क्वेश्चन को कराया था? अरे वो याद है कि नहीं याद है? तुम वो तो याद रखना ही चाहिए। पर चलो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे पीओएससी से करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला पता है, और पॉलीथीन का फॉर्मूला पता है, C2H4n, यही है ना? और बीच में कुछ रिएक्शन अपने को नहीं पता क्या है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो कि बीच में कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन करा के क्या बना रहे हम लोग? पॉलीथीन बना रहे। ठीक, किससे करना चाहते हो, सीधा सीधा कि उल्टा उल्टा?
अरे उल्टा सीधा सब बोल रहे हैं, चलो ठीक है, अब मैं उल्टा सीधा से कर देता हूँ। ठीक है, कितना किलोग्राम दिया था, मतलब 64 ग्राम, मतलब कितना मोल वे, 100 मोल। ये समझ में आता है। इसका यहाँ पे 100 मोल, मान लो कि इसका यहाँ पे कितना ग्राम है, डब्लू ग्राम। ठीक है, तो डब्लू ग्राम है तो कितना मोल होगा ये बता सकते हो, बाई 28N, यही होगा ना। ये मोल है कैल्शियम कार्बाइड का, ये मोल है पॉलीथीन का, कौन ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मॉलिक्यूल के मोल नहीं बराबर होंगे, किसके मोल बराबर होंगे, एटम के। कार्बन एटम यहाँ कितना है, कार्बन बताओ, यहाँ पे कार्बन कितना है, 100 है कि 100 × 2 है, कि 2 कार्बन, दिख रहा है ना। और यहाँ कार्बन एटम कितना है, W/28N इंटू, यहाँ कितने कार्बन है, 2 की 2N, 2N। इधर कार्बन एटम इतना है, इधर कार्बन एटम इतना है, कौन ज़्यादा होगा, बराबर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो W = कितना आ जाएगा, 2800 ग्राम, मतलब कितना बे, 2.8 kg। ये कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे, टाइम नहीं दिए थे, ये तो थे। अच्छा, किससे करना आसान है, स्टैक्योमेट्री से या पीओएसी से, पीओएसी से करना बहुत आसान होता है। ये सोच रहे होंगे सर पहले का ही नहीं बताया, फिर अगर ये इतना ही आसान था, इसलिए कि मेहनत करो। एक और क्वेश्चन दे। हाँ हाँ हाँ, एन भी कर दे, दोनों साइड एन लिख देना, कट जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन लंबा हो सकता है। कोई एलिमेंट बताओ बढ़िया सा यार, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, लिखो एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम बोल दिया तो एल्यूमिनियम बोल दिया, है ना। लिखो 5.4 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम was burned in air, was burned in presence of air, हवा में जला रहे हैं। क्या? हवा में खाली ऑक्सीजन भी होता है कि नाइट्रोजन भी होता है, which convert all aluminium, which convert all aluminium in aluminium oxide and aluminium nitride, aluminium oxide and aluminium nitride। मैं फॉर्मूला नहीं पता तो नाम लिखो, क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्या, एल्युमिनियम नाइट्राइड, मिक्सचर ऑफ दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड, mixture of this aluminum oxide and aluminum nitride was dissolved in water in basic medium, in basic medium, which produce aluminium hydroxide, aluminium hydroxide।
This aluminum hydroxide and excess ammonia is, and aluminum hydroxide लिख लिया ना, and ammonia form is neutralized by some H2SO4, by some H2SO4. लिख लिया? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट लिखो, मैंने कहा ना पेशेंस के साथ लिखेंगे. दिस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट is now dissolved. Okay. This aluminum hydroxide precipitate is now dissolved in caustic soda. कास्टिक सोडा की क्या फॉर्मूला होता है? कास्टिक सोडा बोला, कास्टिक पोटास? कास्टिक पोटास. अरे लिखो यार, कास्टिक पोटास, ब्रैकेट में लिखो KOH. क्या? टू कन्वर्ट ऑल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, convert all aluminum hydroxide into potassium aluminate, Whole solution is now acidified. The whole solution पोटेशियम एल्यूमिनेट. क्या लिख लिया यहाँ तक? पोटेशियम एल्यूमिनेट तक सबने लिख लिया है? ठीक. अब वो जो पोटेशियम एल्यूमिनेट है उसको हम लोग डाल रहे हैं H2SO4 में एसिडिफाई करने के लिए. ठीक है, देखो, द होल सोल्यूशन इज नाउ एसिडिफाइड with H2SO4 solution. Whole solution is acidified with H2SO4 solution. Which on cooling produce crystals of potash alum. नाम सुना है? पोटाश एलम. फिटकरी नाम सुने हो ना? फार्मूला पता है ना? वेरी गुड. पोटाश एलम. कैलकुलेट number of moles of potash alum form. करो. पोटाश एलम का फार्मूला आता है तुम्हें? कितने लोग पोटाश एलम का फार्मूला पता है? चलो वही बता देते हैं. पोटाश एलम फार्मूला बता देते हैं. ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2. ठीक है, बड़ा लग रहा है? तुम्हें इसका मोल बताना. एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 27. तुम्हारे पास समय है 2 मिनट का. एग्जैक्टली इसीलिए उतना ही टाइम है बस करने का.
मेल बैठ के नहीं करना है। अरे टीम वर्क नहीं करना पे। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने मास के बराबर ले ले। कहा तो अपने मास के बराबर ले ले, जरूरत नहीं। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि जो पोटेश एलम का मोल बना है वो कितना है? X। बस करो। चलो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। तो सबसे पहला रिएजेंट क्या, सबसे पहला रिएक्टेंट क्या था जिसको हम यूज़ कर रहे हैं? एल्यूमिनियम। नहीं तो एल्यूमिनियम का ये एल्यूमिनियम लिया है और तो कितना ग्राम लिए थे? 5.4। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 ना। कितना ग्राम लिए हैं? 0.2। यही है। और इससे हम लोग बना रहे हैं क्या? पोटाश एलम। इसमें कुछ कुछ बीच में रिएक्शन, अपने को नहीं पता क्या रिएक्शन। इसका कितना मोल बना बे? एक्स। अब इधर एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं? 0.2 है ना? 0.2 ना। 0.5 डिवाइड बाई 27। एल्यूमिनियम का मोल कितना है? 0.2। और इधर एल्यूमिनियम का मोल कितना है? 2x। कौन ज़्यादा है? ये आंसर। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? सही आंसर। यही करना ही था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है बहुत बड़ा, पर इसका सलूशन क्या है? बहुत छोटा सा, चिन्ना सा, सॉरी। तेलुगु बोल गया, गलती गलती। कठिन था बे इसको करना। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है, पर मैं तुम्हें बताऊं, ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देंगे और ज़्यादातर लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, पर जो भी इसको पढ़ के सॉल्व करेगा उसको सॉल्व करने में 5 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। दिख रहा है? और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, बिल्कुल मत छोड़। पढ़ने में जो लगेगा वो लगेगा टाइम। और मैं तो कहूँगा जब एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पीओएसी लगाना है। बीच में पढ़ना ही मत कि किससे क्या कराए हैं। पहले पढ़ना कि पहला रिएक्टेंट क्या है और आखिरी रिएक्टेंट क्या है। बस रिएक्शन कर। एक और ऐसा ही दें तो कर लोगे? क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे ये सब। ये पहले लिखेंगे एल्यूमिनियम और फिर बीच में कुछ कुछ लिखेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट लिख देंगे। पता है मुझे। और इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखो पीओएसी लगा के
क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कठिन था और उसमें पीओएससी लगा के उसको किया जा सकता है? एक क्वेश्चन देते हैं इसमें पीओ, अच्छा पॉलीथीन ही बनाते हैं, लिखो। कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड बाय produced by 6.4 kilograms of 6.4 kilograms of calcium carbide, calcium carbide, assuming polythene is formed in three different steps. Polythene is formed in three different steps, and percentage yield of each step are 80%, 60% and 40% respectively. करो, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, याद है? पर उस टाइम पे मैंने तीनों स्टेप लिखे थे और तीनों स्टेप का क्या लिखा था, परसेंटेज यील्ड निकाला था और मोल कॉन्सेप्ट से इसको रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री सॉल्व किया था। तुम्हें इसको पीओएससी से सॉल्व करना है। करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर लिख पाए हम? पीओएससी से करने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है? अब अगर पॉलीथीन वाला क्वेश्चन है CA C2 से,
क्या बन रहा है? C2H4n, यही बन रहा है ना? कितना मोल था इसका? 100 मोल, यही था ना बे? इसका मान लो, इसका वेट पूछा है ना, कितना मोल है इसका, मान लो x ग्राम, कितना मोल हुआ? 28n। और इसमें एटम्स ऑफ कार्बन कितने हुए? 2n, यही है ना? अरे यही है। और इसमें एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 2। कौन बराबर, कौन ज़्यादा होगा? ये पहला वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है। 100% रिएक्शन हो रही है क्या बे? 100% रिएक्शन नहीं हो रही है, 3 अलग अलग स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले वाले स्टेप की रिएक्शन कितने, परसेंटेज यील्ड कितना है? 80%। मतलब पहली वाली रिएक्शन के बाद कितना परसेंट कार्बन अगले रिएक्शन के लिए आगे जाएगा? 0.8, मतलब 80/100। दिख रहा है ना? दूसरी वाली रिएक्शन के बाद तीसरे वाले के लिए कितना रिएक्ट कार्बन जाएगा इसमें? 0.6। और तीसरे स्टेप के बाद कितने परसेंट ऑफ एटम बचेगा इसका? 0.4। तकलीफ में तो नहीं हो? और ये बचेगा बाद में बचा हुआ कार्बन। क्या? और इसको सॉल्व करके बताना, x की जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर। कितने लोग ये एक्सप्रेशन लिखे थे? एक लाइन में होता है अगर पीओएससी से करते हो। क्या? एक और दे पीओएससी से। देखो, पीओएससी से हर एक क्वेश्चन किया जा सकता है अनलेस कि सारे रिएक्टेंट खत्म हो रहे हो। क्या? एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिखो। 2 grams of ferrous sulfate sample। अब फेरस सल्फेट सैंपल बोले हैं तो ऑब्वियसली ये 100% प्योर होगा कि नहीं होगा बे? जरूरी नहीं। हाँ, सैंपल बोले हैं, जरूरी नहीं। ठीक है। 2 grams of ferrous sulfate sample was dissolved in H2SO4 and then in KMNO4, then in excess of KMNO4। क्या? excess of KMNO4, KMNO4 excess amount में है। क्या? if 4 grams of ferric sulfate 4 grams of ferric sulfate form 4 grams of ferric sulfate is formed, calculate percentage purity of ferrous sulfate sample। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फेरस सल्फेट सैंपल। ये जो फेरस सल्फेट सैंपल था 100% प्योर नहीं है, मैं इसका परसेंटेज प्योरिटी बताना। क्या? बैलेंस इक्वेशन पीछे से नहीं देखनी है। क्यों बे? क्योंकि हम क्या लगाने जा रहे हैं? पीओएसी। और पीओएसी के लिए बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत है क्या? हमें पता भी होगा तो भी नहीं लिखेंगे ना, कि पीओएसी के लिए बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं, तो जब ज़रूरत नहीं तो हम क्यों लगाएंगे?
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल पाए? ये अजीब। चलो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन को रहने दो। लिखो एक दूसरा क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। लिखो, कैलकुलेट वेट ऑफ फेरिक सल्फेट फॉर्म, कैलकुलेट वेट ऑफ फेरिक सल्फेट फॉर्म by calculate weight of ferric sulfate form by 1.52 grams of ferrous sulfate using acidic KMnO4, using acidic KMnO4 करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? पीओएसी से करना है, फार्मूला और बैलेंस इक्वेशन, किसी की चिंता नहीं करनी। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट था ना, स्टार्टिंग वाले में, तो 4 ग्राम फेरस सल्फेट, एकदम पहला वाला क्वेश्चन था, उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट दिया था। 2 ग्राम से 2 ग्राम ही बनेगा, 4 ग्राम से ठीक है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट से 2 ग्राम फेरिक सल्फेट बन रहा है, या 4 ग्राम फेरस सल्फेट से 4 ग्राम फेरिक सल्फेट बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, एकदम। चलो इस ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो अब क्या किया जाए, एकदम आसान क्वेश्चन ही देते हैं। लिखो, अब ऐसा करो, कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन हैं उनको लिखो और देखो कि क्या इन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर। क्या? फाइंड, पहला लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेर आयरन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन एटम इन 4 grams of ferric sulfate, number of moles of iron at 4 grams of ferric sulfate। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत साल पहले करा, एकदम स्टार्टिंग में ही। क्या करो, लोग नीट के हो ना, नीट पास आउट, प्रॉपर नीट ना।
ठीक है ठीक, मुझे ये देखना है कि कर लिया, जल्दी कर लिया यार, सब लोग करो। लिख लिया? तो फेरिक सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो, कितना है? 400। इसका कितना ग्राम दिया है? 4। कितना मोल फेरिक सल्फेट होगा? 5। और एक मोल में कितना आयरन है? तो इसमें टोटल में कितना आयरन होगा? तो ये कितना आ रहा है? 0.02 मोलर। यही आंसर। ये कितने लोग सही से निकाले? अब ये भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर तुम्हें पहली क्लास फिर से देखनी चाहिए जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये तो करने आना चाहिए कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम्हें आता है। या उस टाइम पे जब मैंने पूछा था तो सब ने हाथ उठाया था, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो काम एक बार कर ले रहे हो वो काम दोबारा भी कर पाओगे, और उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ, गलत एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर अगर मैं ये एज्यूम ना करूं कि जो काम मैंने दिया है वो भी तुम दोबारा नहीं कर पाओगे, तो फिर तो कोई पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, फिर तो हर बार मुझे एक वही चीज़ करानी पड़ेगी। फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा के अगले चैप्टर में रिडॉक्स में जाऊंगा, तो मैं ये एज्यूम कर लूँगी तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, तो मैं फिर से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ। साल भर फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता रह जाऊंगा, अगर मेरे एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा तुम उसको नहीं कर पा रहे हो। कराया हुआ है वो तो कर ही सकते हो दोबारा। भूल जा रहे हो तो भाई उसको मैं बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्या किया गया? कैलकुलेट number of moles of ferrous sulfate that contain 0.02 mole iron atom. 0.02 iron atom. फेरस सल्फेट का वो मोल बताना है जिसमें 0.02 मोल आयरन एटम। हाँ, जल्दी करो, कितने लोग आंसर निकाल लिए? अब देखो ये बहुत बड़े ही शर्म की बात, अगर तुम इसका आंसर इतनी जल्दी नहीं निकाल पाए तो इधर ध्यान से देखो। सभी लोग जो नहीं कर पाए हैं वो तो स्पेशली देख। ठीक है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? FeSO4। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं आयरन के? एक। तो एक मोल में कितने आयरन के एटम होंगे? तो ए 0.02 मोल में कितने आयरन के एटम होंगे? अरे बोलना। 0.02 मोल ऑफ फेरस सल्फेट में 0.02 मोल ऑफ आयरन एटम होंगे। ये चीज बताने में अगर तुम्हें 10 सेकंड का टाइम लगता है या उससे ज्यादा लगता है, तो ये बड़े ही शर्म की बात है मेरे लिए। ये बताने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। कुछ लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पूछा है तुम।
किस माइंडसेट से प्रिपरेशन करने आया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या, ये क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? मैंने पूछा कि 1 मोल में फेरस सल्फेट में कितना आयरन है, या 0.02 मोल फेरस सल्फेट में कितना आयरन है, यही तो पूछा है। मोल पूछा, वेट भी नहीं पूछा मैंने तो खाली मोल से मोल पूछा। अब इसको भी नहीं कर पा रहे हो तो यार तो दिक्कत वाली बात है। कोई बात, एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट weight of 0.02 mole ferrous sulfate। करो। आयरन का एटॉमिक वेट 56, फेरस सल्फेट करने दो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बैठ के पता नहीं क्या ही करेंगे। कर लिया होगा। ठीक, कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? अभी भी सब हाथ नहीं उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अगर इस मोल का वेट पूछा जाए तो बता सकते हो। 0.02 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिकुलर वेट से। ये कितना आ रहा है? 3.04 का, यही आ रहा है। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए? अभी भी कुछ लोग हैं पता नहीं कैसे नहीं निकाल पाए। तू बे, पहली क्लास है तेरी आज ये? दूसरी? और पीछे पे वो जो दीवार में चिपक, तुझ निकाला तूने? ठीक, एक और क्वेश्चन। इफ 4 gram sample of ferrous sulfate contain 3.04 grams of ferrous sulfate, 4 gram sample of ferrous sulfate contain 3.04 grams of pure ferrous sulfate, calculate the percentage purity। निकाल सकते हो? आंसर नहीं बताना, निकाल के रखना। कठिन है? कितने लोग आंसर निकाल लिए? अभी भी सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। देखो भैया, फिर परसेंट वर्सेंट तुमको नहीं आता है, यूनिटरी नहीं आता, परसेंट नहीं आता, रहने दो तुम। मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री तुम मत करना, ठीक है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री तुम जितना करोगे उतना ही तुम्हारे नंबर कम होते, ठीक है? अगर फिजिकल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन किए, -10 मिलेंगे तुम। अगर ये हालत है तो, अगर तुमसे परसेंट नहीं निकल रहा है तो यूनिटरी मेथड नहीं हो रहा है, तो फिर रहने दो फिर। हाँ, क्या जरूरत? एक एक महान व्यक्ति रहे हैं, लैंग्वेज में क्या बोला था उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली थी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। गैंग्स ऑफ वासेप, श्री रामाधीर सिंह। हाँ,
तुम कहाँ मिर्जापुर पहुंच जाते? मिर्जापुर में भी बहुत अच्छी बात कही थी कालीन भैया ने। खैर मैं वो बोलना चाहता था पर परसेंटेज प्योरिटी अगर पूछा जाए तो ये आएगा 3.04 पाई क्या 4 इंटू कितना 100। कितना लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? कितना आ रहा है? अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि 4 ग्राम सैंपल था फेरस सल्फेट का और उससे 4 ग्राम फेरिक सल्फेट बन रहा। परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा, कितना आएगा? यही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को क्यूएससी से कैसे करते हैं देखो ध्यान। फेरस सल्फेट है, अपने को नहीं पता कितना ग्राम है, और ये है फेरिक सल्फेट। कम से कम तुमको इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो बताना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है और इसका 400। इसका कितना ग्राम लिए थे और इसका कितना ग्राम बन रहा था? 4। यही बन रहा था ना? तो इसका इसका तो प्योर था नहीं। प्योर परसेंटेज वेट, प्योर फेरस सल्फेट कितना आएगा? x/100। ये x क्या है? परसेंटेज प्योरिटी। और इसका तो ये वेट ऑफ प्योर फेरस सल्फेट है और ये वेट ऑफ प्योर फेरिक सल्फेट। क्या कोई मोल बता सकता है? और इसका मोल बता सकते हो? यही आएगा। किसका मोल ज़्यादा होगा? नहीं बे, मोल तो मॉलिक्यूल के मोल नहीं बराबर होते। किसके मोल बराबर होते हैं? एटम के। इसमें आयरन का कितना एटम है? 1। और इसमें आयरन का कितना एटम है? 2। इस साइड आयरन का एटम इतना है, उस साइड आयरन का एटम उतना है, कौन ज़्यादा होगा? बराबर। पीओएससी से सॉल्व करना, मेहनत करना और आंसर नहीं। वो 3 ही लिखा हुआ था, गलती से 2 दिख रहा था। ये समझ में आ रहा है? लिखो एक और क्वेश्चन। समय समाप्त हो गया। लिखो एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम। करो, करके ले आना अगली क्लास।